हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोगों का जो चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। हम लोग कृत्रिम तरीके से भी जनसंख्या को रोक सकते हैं और कुछ प्राकृतिक विधियों को भी अपना करके जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। हम लोग जान ही रहे हैं कि जो इंडिया है वो जनसंख्या बढ़ाने की होड़ में सबसे आगे है। मतलब हम लोगों का जनसंख्या जो है बेतहाशा बढ़ रहा है, जिसको हम लोग जनसंख्या विस्फोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के दो उपाय हैं, एक प्राकृतिक विधि और दूसरा कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि मतलब जो हम लोगों की बॉडी में जो नेचर ने बनाया है उसी का यूज करके हम लोग जनसंख्या को रोक सके, और प्राकृतिक और जो कृत्रिम विधि है उसमें हम लोग मानव के द्वारा बनाए हुए उपकरणों के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उपाय है, क्या क्या विधियां हैं। तो जनसंख्या जो प्राकृतिक विधियां हैं उसको हम लोग उसके भी 3 मेथड्स हैं। कौन कौन? तो एक है पहला हम लोगों का स्तनपान अनावृत विधि, दूसरा है बाह्य वीर्य स्खलन विधि, और तीसरा जो है वो है आवधिक संयम। पहले हम लोग सबका नाम याद कर लें। पहला क्या हो गया हम लोगों का स्तनपान या अनावृत विधि, दूसरा है बाह्य वीर्य स्खलन, और तीसरा क्या है आवधिक संयम। चलो अब हम लोग समझते हैं पहला जो हम लोगों का ये है स्तनपान और अनावृत विधि। ये क्या है? तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है, गर्भ धारण करती है, तो गर्भ धारण के बाद उसमें लैक्टेशन का प्रोसेस होता है, दुग्ध स्रवण का प्रोसेस होता है, और वो अपने बच्चे को फीड कराती है, दूध पिलाती है। जो दूध पिलाती है तो जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो होता है 4 से 6 महीने। जब वो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, कितने दिनों तक? 4 से 6 महीने तक। ऐसा नहीं है कि कोई माँ अपने बच्चे को 1 साल दूध पिला रही तो 1 साल ये पीरियड चलेगा, ऐसी बातें नहीं है। 4 से 6 महीने में क्या होता है कि यहाँ पे अंडो उत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होता है? अंडो उत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है। अंडो उत्सर्ग जब नहीं होगा तो मासिक चक्र भी नहीं होगा। जब मासिक चक्र ही नहीं होगा तो क्या गर्भधारण होगा? गर्भधारण भी नहीं होगा। तो इतनी बातें आई समझ में। हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। स्तनपान मतलब हम लोग समझ ही रहे कि दूध पिलाना। अनावृत विधि तो स्तनपान मतलब जो लैक्टेशन दुग्ध स्रवण का जो समय हो गया उसी को हम लोग स्तनपान अनावृत विधि करें। बिल्कुल सही। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो टाइम पीरियड होता है वो 4 से 6 महीने का होता है। 4 से 6 महीने का। इतने समय में क्या होता है कि मादाओं में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया नहीं होती है। जब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया नहीं होगी तो मासिक चक्र भी नहीं होगा। जब मासिक चक्र नहीं होगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होगी, अगर फिजिकल रिलेशन बने भी, सेक्स की क्रिया हुई भी, तो शुक्राणु किससे जाकर के निषेचन करेगा? अंडाणु तो है ही नहीं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हम लोग गर्भधारण से बचे रह जाते हैं। लेकिन ये विधि जो है वो कारगर नहीं है, क्योंकि ये जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है हम लोग को करके थोड़े भी आएगी कि अरे अभी हम अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं कर रहे हैं, 4 से 6 महीने तक नहीं करेंगे। 4 से 6 महीने के बीच में कभी भी हो सकता है, तो इसलिए ये कारगर विधि नहीं है। क्लियर? अब हम लोग आते हैं दूसरी विधियाँ पे। पहली विधि आ गई समझ में। स्तनपान अनावृत विधि में क्या हो गया? जब मदर अपने बच्चे को फीड करा रही होती है तब अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है। कितने दिनों तक? 4 से 6 महीने। कब 4 से 6 महीने? प्रेगनेंसी के बाद 4 से 6 महीने तक बच्चे नहीं होंगे, गर्भधारण की क्रिया नहीं होती है। लेकिन ये कारगर नहीं है, क्योंकि कब ये तो फिजिकल हम लोगों के शारीरिक चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस है, तो कब अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाए ये पता नहीं होता है, इसीलिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरी विधि पे। हम लोगों का जो दूसरा विधि है वो है बाह्य वीर्य स्खलन विधि। इसको मैंने मिटा दिया, लिख देती हूँ, तुम लोग तो स्क्रीनशॉट भी लोगे। स्तनपान अनावृत
जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब फिजिकल रिलेशन मेल और फीमेल आपस में बनाते हैं, तो जब जो पेनिस होता है फीमेल के वेजाइना के अंदर हो और एस्पर्म मतलब वीर्य जो सीमेन है वो निकलने वाला हो, तो उसी समय मेल क्या करे, अपने पेनिस को फीमेल के वेजाइना से बाहर निकाल करके कहीं भी इजाकुलेट कर दे, मतलब एस्पर्म को स्खलित कर दे, निकाल दे, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि फिजिकल रिलेशन तो बने लेकिन एस्पर्म वेजाइना के अंदर नहीं गया, जिसकी वजह से वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये जो है बहुत संयम की चीज़ है, इसमें मेल कर भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए भी ये कारगर नहीं है। नाम ही है बाह्य वीर्य स्खलन। स्खलन मतलब त्यागना, छोड़ना, वीर्य मतलब सीमेन जिसमें एस्पर्म रहता है, और बाह्य मतलब बाहर। जब सेक्स की क्रिया हो, शारीरिक संबंध बने, तो जो स्खलन की क्रिया होती है, एस्पर्म त्यागने की क्रिया होती है, वो मादा वेजाइना के अंदर, योनि के अंदर ना हो करके अदर जगह कहीं भी हो जाए, तो उससे भी हम लोग गर्भधारण से बचे रहेंगे। ये भी कारगर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी अगर थोड़ा सा भी संयम खो दिया, मतलब कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, तो क्या हुआ, योनि में ही एस्पर्म डिस्चार्ज हो जाएंगे, जिससे गर्भधारण हो सकता है। इसलिए ये भी कारगर नहीं है। इतनी बातें आ गई समझ में। अब हम लोग तीसरी विधियां पे चलते हैं। तीसरी विधियां है हम लोग का आवधिक संयम। ये आवधिक संयम क्या है? जब हम लोग जान रहे हैं कि मासिक चक्र की क्रिया फीमेल में होती है मासिक चक्र की, तो मासिक चक्र में हम लोग बीच में देखे थे, मासिक चक्र को अगर हम लोग 28 डेज का ले ले, तो 14वें दिन इसके मध्य में क्या होता था, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती थी। अंडोत्सर्ग की क्रिया होती थी और इसका जीवन काल जो अंडाणु का 24 से 48 घंटे है, तो 15 से 16 दिन में फर्टिलाइजेशन होता होगा। लेकिन मान लो अगर किसी का 28 डेज का ही मासिक चक्र हुआ हो, किसी का 35 डेज का मासिक चक्र हो गया हो, तो इस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, सबका मीड ले लेंगे, सबका बीच वाला टाइम पीरियड ले लेंगे। 10 से लेकर के 17 दिन, इतने दिन में हम लोग शारीरिक संबंध बनाने से अगर बचे रह जाएं, फिजिकल रिलेशन बनाने से बचे रह जाएं, तो भी हम लोग गर्भधारण को रोक सकते हैं। फिर से एक बार, मासिक चक्र की क्रिया होती है, तो मासिक चक्र के दूसरे से तीसरे सप्ताह, मतलब पहला सप्ताह में भी फिजिकल रिलेशन बनाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय तो ओवम का निर्माण ही नहीं हुआ था। दूसरा सप्ताह तक तो मैच्योर होने में ही लग जा रहा है। तीसरा सप्ताह में दूसरा सप्ताह तक मैच्योर होकर निकल जाता है, पहले से दूसरे सप्ताह को फिजिकल रिलेशन किए तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सप्ताह शुरू हुआ और तीसरे सप्ताह के बीच में ही ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अर्थात अगर किसी का 21 डेज का ही हो गया, किसी का 35 डेज का ही हो गया, करके तो नहीं आगे मेंस्ट्रुएशन, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 14वें दिन तो ऐसे होती है, लेकिन अनुमान लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से 17वें दिन के बीच फिजिकल रिलेशन से अगर बचे रह जाए, तो फिर क्या होगा, हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी होने से बचा सकते हैं, गर्भधारण को बचा सकते हैं। तो इतनी बातें आ गई समझ में, प्राकृतिक विधियां आ गई समझ में। चलो एक बार तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो, प्राकृतिक विधियां को हम लोगों ने क्या देखा कि जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो 4 से 6 महीने तक अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होगी, उस समय वो प्रेगनेंसी से बच सकती है। दूसरा क्या है, इसमें मेल का इम्पोर्टेंस रोल रहेगा। इम्पोर्टेंस जब फिजिकल रिलेशन बनाएगा मेल फीमेल से, तो क्या करेगा, फीमेल के वेजाइना के अंदर सीमेन को इजाकुलेट ना करके, स्खलित ना करके कहीं बाहर में इजाकुलेट करेगा, तो उससे भी प्रेगनेंसी से बचे रह जाएंगे। तीसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, आवधिक संयम। इसमें फीमेल में जब मासिक चक्र की क्रिया होती है, तो उसके दूसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह के बीच जब हम लोग फिजिकल रिलेशन से बचे रहेंगे, तो हम लोग आसानी से प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों की हो गई प्राकृतिक विधियां। इतनी आ गई समझ में, इतनी बातें। चलो अब हम लोग इधर को इरेज कर लेते हैं।
अब हम लोग आते हैं किस पे, दूसरी विधि पे। हम लोगों का दूसरी विधि क्या है, कृत्रिम विधि। तो मानव ने अनेक मतलब क्या कर सकते हैं, किसी हार्मोन को यूज़ करके, केमिकल को यूज़ करके, किसी यांत्रिक वस्तु को बना करके गर्भधारण को रोक रहा है। हम लोग उसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम गर्भधारण की जो कृत्रिम जनसंख्या नियंत्रण की जो विधियां हैं उसको हम लोग 4 भाग में बांट करके स्टडी करते हैं। पहला हम लोगों का क्या हो गया, हार्मोनल विधियां। दूसरा क्या हो गया, आंतरिक विधियां। तीसरा रासायनिक विधियां। और चौथा क्या हो गया हम लोगों का, सर्जिकल विधियां, सर्जिकल मेथड। तो चलिए आइए हम लोग फर्स्ट मेथड को देखते हैं, हार्मोनल मेथड को देखते हैं। इस हार्मोनल मेथड में क्या होता है कि ये फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ रहे थे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में पढ़ा था, जिसकी वजह से जो गर्भाशय की आंतरिक दीवारें होती हैं उसके भी लेयर बढ़ते हैं और मासिक चक्र में जो अंडाणु का उत्सर्ग होता है वो भी होता है ना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से। तो क्या किया गया है, प्रोजेस्टेरोन और प्लस एस्ट्रोजन, इस दोनों हार्मोन को मिला करके पिल्स मतलब गोली बनाई गई है। या तो इस दोनों को मिला करके, नहीं तो इसको अकेले गोली बनाई गई है हार्मोन से, और उस गोली का यूज फीमेल करके अपने गर्भधारण को रोक सकती है। जैसे जैसे क्या क्या गोलियां हैं, तुम लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं भी सुने होगा, तो बाजार में उपलब्ध है। माला डी, माला एन, सहेली, पर्ल, ये सारी क्या है, हार्मोनल विधियां हैं। हार्मोन का यूज करके विभिन्न प्रकार की गोलियों का निर्माण कर दिया गया है, जिसका यूज करके हम लोग गर्भधारण को रोक सकते हैं। अब कैसे किसका यूज करना है बता देती हूँ। ये जो सहेली है इसको हम लोग सप्ताह में 1 गोली यूज करेंगे, किसकी, सहेली की। पर्ल को प्रतिदिन 1 गोली खाना है। और ये जो माला डी और माला एन है, इसको हम लोग मासिक चक्र के शुरू होने से 3 से 5 दिन ये मासिक चक्र का जो टाइम रहता है वो होता है, तो हम लोग 1 से लेकर के 21 दिन तक इस माला डी और माला एन को खाएंगे। 21 दिन के बाद फिर हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर से हम लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो प्रोसेस है, फिर दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन के बाद होगा। तो 1 से 21 दिन तक इस गोली का यूज करेंगे। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगा 28वें दिन के बाद से, तो फिर वहाँ से 1 से 21 दिन तक इसका यूज करेंगे। ये हो गया हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि में याद क्या रखना है, माला डी, माला एन, सहेली। और पर्ल को, सहेली को बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, कि कौन सी ऐसी गोलियां हैं जिसका यूज गर्भधारण को रोकने के लिए किया जाता है। तो हार्मोनल विधि आ गई समझ में क्या है। विभिन्न प्रकार के जो फीमेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, कभी कभी इस दोनों को मिला करके एक साथ गोली बनाई जाती है, या सिर्फ प्रोजेस्टेरोन से, एस्ट्रोजन नहीं, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन से गोली बनाई जाती है। उसका यूज ऑरल पिल्स मतलब गोली के रूप में मादा करती है। किस किस गोली के रूप में, तो माला डी, माला एन, सहेली और पर्ल के रूप में, और फिर वो गर्भधारण से बच सकती है। पर्ल को पर डे 1 गोली, सहेली को 1 सप्ताह में 1, माला डी और माला एन को मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से 21 दिनों तक यूज किया जाता है। इतनी बातें आ गई समझ में। चलो अब हम लोग सेकेंड विधि पे, तुम लोग ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इरेज करेंगे हम। क्लियर, चलो अब हम लोग इसके सेकेंड विधि को देखते हैं। दूसरा विधि जो है हम लोगों का यांत्रिक विधि है। यांत्रिक विधियां, इस यांत्रिक विधि में कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं और उस कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज, उस गर्भ निरोधक का यूज किया जाता है।
हम लोग देखते हैं कि बाजारों में अभी पुरुषों के लिए एक चीज निकला है जिसको निरोध, निरोध के नाम से बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। जैसे कॉन्डोम, कॉन्डोम का यूज पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो पेनिस है उसको कवर कर दिया जाता है, इसके ऊपर कोटेड रहते हैं ताकि वो जो एस्पर्म है, एस्पर्म को फीमेल बॉडी में, फीमेल वजाइना में न जाने दिया जाए। ठीक है, तो कॉन्डोम का यूज मेल के द्वारा होता है, पुरुष के द्वारा होता है। ये यांत्रिक विधियां हैं, मतलब कुछ यंत्र को बना करके, यांत्रिक का मतलब हो गया कुछ यंत्र को बना करके उसका यूज मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाए और फिर उसको यूज करके हम लोग गर्भ धारण से बचें। तो मेल अभी बहुत प्रचलित है ये कॉन्डोम, इसका यूज करके गर्भधारण से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी बहुत सारी यांत्रिक विधियां में बहुत सारे यंत्र हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉपर टी, कॉपर एन और लूप, ये सारे, या IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। मतलब ये जो महिलाओं के द्वारा जो यांत्रिक विधियां हैं, कॉपर टी, कॉपर एम, तो कॉपर का बना हुआ ये यंत्र होता है 30 सेंट का। फिर कॉपर का बना हुआ ये, कॉपर एन नहीं, कॉपर 7, ठीक है, 7 सेंट का कॉपर से बना हुआ यंत्र होता है, इसको हम लोग IUD भी कहेंगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। मतलब इस डिवाइस का, इस यंत्र का यूज फीमेल के गर्भाशय में जो डॉक्टर होती हैं या जो नर्स होती हैं, अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा इसको गर्भाशय के अंदर फिट करवाया जाता है और वो अंडाणु को शुक्राणु से मिलने नहीं देते हैं ताकि निषेचन की प्रक्रिया न हो। तो यांत्रिक विधि में क्या हो गया, कुछ यंत्र के विकास किए गए हैं, बनाए गए हैं यंत्र को, जिसका यूज करके हम लोग गर्भधारण से बचें। महिलाओं के लिए भी कंडोम आता है, लेकिन वो इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है और उसको लगाने में भी थोड़ा सा ये हो रहा है, इसीलिए जो पुरुष इसको ज़्यादातर यूज करता है कॉन्डोम को, इसको निरोध के रूप में हम लोगों को मार्केट में अवेलेबल है। और महिलाओं के द्वारा कॉपर टी, कॉपर 7, लिम्पेस लूप का यूज किया जाता है। ये नर्सेज और डॉक्टर के द्वारा यूटरस के अंदर फिट कराया जाता है, इसलिए हम लोग इसको पूछता भी है IUD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो ये हम लोगों का दूसरा जो मेथड था, यांत्रिक मेथड, ये भी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि हम लोग यंत्र को बना करके अपने महिलाएं अपने गर्भाशय में फिट कराती है और जो मेल है वो अपने पेनिस के ऊपर कवरिंग के रूप में यूज करते हैं ताकि एस्पर्म अंदर न जा सके, और इसमें यूट्रस में रहता है ताकि जो एस्पर्म है वो ओवम से मिल ना सके और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। इतनी बातें आ गई समझ में? चलो ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। चलो अब हम लोगों का जो थर्ड मेथड है वो है रासायनिक मेथड। इस रासायनिक विधिया में एस्पर्मिसाइडल का यूज किया जाता है। ये एस्पर्मिसाइडल रासायनिक मतलब कुछ जो रासायनिक का केमिकल सब्सटेंस का केमिकल पदार्थ का उपयोग करते हैं और उससे हम लोग फर्टिलाइजेशन से बचे रहे। तो क्या होता है, इसका उपयोग मादा अपने सर्विक्स ग्रीवा पे लगा लेती है रासायनिक पदार्थ को, जिससे क्या हुआ, अगर एस्पर्म फीमेल के वेजाइना में इजोकुलेट कर दिया जाए, स्खलित किया जाए, तो एस्पर्म जो है इस एस्पर्मिसाइडल की वजह से वो वहीं पे उसकी मौत हो जाती है और वो वहाँ तक अंडाणु तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो एस्पर्मिसाइडल का भी यूज़ करके हम लोग प्रेगनेंसी से बचे रहे। रासायनिक विधि का मतलब ही हो गया कि
हम लोग कुछ रसायन का प्रयोग करें और उस रसायन के प्रयोग से आसानी से हम लोग प्रेगनेंसी से बचें। तब तक तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी के आती हूँ। चलो मैं आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का रासायनिक विधि, जिसको फीमेल अपने कहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रीवा पे यूज करती है इसका, जिसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स पे अपना यूज करती है इस रासायनिक पदार्थ स्पर्मिसाइडल का, जो स्पर्म को मार देता है, नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। और एक चीज मैं बताना भूल गई, जो हम लोग का सेकेंड चीज था ये यांत्रिक विधियाँ, वो यांत्रिक विधि का यूज करके हम लोग विभिन्न प्रकार के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो यौन संचारित रोग है, उस रोग से जैसे एड्स वगैरह है, उससे हम लोग आसानी से बच सकते हैं कॉन्डोम का यूज करके, ठीक है। चलो तो ये भी आ गई बातें समझ में, तीसरी विधि भी क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग लास्ट विधि पे आते हैं। हम लोगों का जो चौथा है वो है सर्जिकल मेथड। ये सर्जिकल मेथड जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। सर्जिकल मेथड जो है, इसको करवाने के बाद हम लोग बच्चे को प्राप्त ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सर्जिकल मेथड्स के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है पुरुष नसबंदी। पहले सर्जिकल मेथड का मतलब समझ लें। सर्जिकल मेथड क्या है? सर्जिकल सर्जरी का मतलब हो गया ऑपरेशन के द्वारा हम लोग मेल गैमिट मतलब स्पर्म और अंडाणु को मिलने से रोक दे, अर्थात निषेचन की क्रिया को रोक दे। ये दो तरह के होते हैं। एक हो गया पुरुष नसबंदी और दूसरा हो गया मादा नसबंदी। इसको हम लोग वासेक्टॉमी और इसको हम लोग ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी में हम लोग क्या जानते थे, जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, शुक्रवाहिका, जिसको हम लोगों ने वास डिफरेंस कहा था। वो वास डिफरेंस यहाँ से जो अधिवृषण है, अधिवृषण से स्पर्म को लेकर के ऊपर की तरफ पहुँचती है। तो जब हम लोग इसी को काट देंगे, इस वासेक्टोमी को, वास डिफरेंस को, वास डिफरेंस को ही काट दें और काट करके इसको बांध दिया जाए। किसको? वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाए तो स्पर्म तो आधे रास्ते में अवरुद्ध हो गया, आगे तक तो पहुंच नहीं पाएगा, सिसम तक तो पहुंच नहीं पाएगा। तो जब पहुंच नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा, आगे वो अंडाणु से मिल नहीं पाएगा, फिर निषेचन की क्रिया बंद हो जाएगी। तो पुरुष नसबंदी में हम लोगों ने क्या किया, पुरुष नसबंदी की क्रिया में हम लोगों ने ऑपरेशन के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा वास डिफरेंस को, किसको, वास डिफरेंस, या इसको हम लोग कहते हैं शुक्र वाहिका को काट करके धागे से बांध दिए, जिसकी वजह से वो शुक्राणु फिर आगे फीमेल बॉडी तक नहीं पहुंच सकी और फिर निषेचन की क्रिया नहीं हुई। ठीक है, इतनी बातें आ गई समझ में। ये टर्मिनोलॉजी पूछता है वैसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी को क्या कहेंगे, वैसेक्टोमी। अब इसी तरह से हम लोग मादा में आते हैं। तो मादा में हम लोगों ने क्या देखा था कि फीमेल में जो होता है ओविडक्ट, इस तरह से ओविडक्ट होता है। इस ओविडक्ट को भी हम लोग क्या करें, काट करके बांध दें तो क्या होगा, ये जो यहाँ से अंडाणु उठाया फिमरी, तो यहीं तक जाएगा, इसके आगे तो यूट्रस तक आ ही नहीं पाएगा। और यहाँ से शुक्राणु भी आया, तो यहाँ तो पुल टूटा हुआ है, नदी पे मान लो पुल था, टूट गया, तो हम लोग दूसरे किनारे नहीं जा सकते। सेम यही प्रोसेस होता है जब हम लोग फैलोपियन ट्यूब को, किसको, फैलोपियन नलिका को, फैलोपियन ट्यूब को काट करके धागे से बांध दें तो फिर क्या होगा, अंडाणु
बाहर मतलब इसके आगे नहीं बढ़ पाएगी, जैसे शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाएगा, अर्थात निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये जो सर्जिकल मेथड है वो ओवरऑल बंधता को करता है, मतलब इसके बाद आप कभी भी बच्चे को नहीं पा सकते, ठीक है। बाकी हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग उसको बच्चे के जन्म में अंतर ला सकते हैं उसका यूज़ करके, जब तक मन चाहे तब तक हम लोग उसके यूज़ करके प्रेगनेंसी से बचे रह सकते हैं। और इस सर्जिकल मेथड को जब हम लोग एक बार ले लेंगे तो फिर हम लोगों को कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। इंडिया पुरुष प्रधान देश है, इसीलिए इंडिया में पुरुष नसबंदी कम यूज़ किए जाते हैं, महिला नसबंदी को, मादा नसबंदी को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ये मानता है कि अगर पुरुष नसबंदी होगा तो क्या होगा कि पुरुष जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भ्रांतियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? तो इतनी बातें आ गई समझ में। पुरुष नसबंदी को क्या कहेंगे? वासेक्टोमी। और मादा नसबंदी को क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टोमी। क्यों? वासेक्टोमी से अर्थ है वास डिफरेंस को काट करके बांध दिए हैं, और ट्यूबेक्टोमी से फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिए। इतनी बातें आई समझ में? क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने आज जनसंख्या वृद्धि के रोग के उपाय के बारे में पढ़ा। पहले तो हम लोगों ने 2 विधियों को पढ़ा, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक विधि को ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, कृत्रिम विधि को ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि यही ज़्यादातर कारगर है। हम लोग आगे इसी का यूज़ करेंगे अपने जनसंख्या को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि सबों ने समझ गया होगा। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय।